हेलो बच्चों, वेलकम टू कंपटीशन ग्लोब। तो इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और ये टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। तो हम समय को बिना बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो जब भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो हम ये समझते हैं कि कोई एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ ना कुछ दे रहा है। बट अगर हम इकोनॉमिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कैसे इनकम यानी पैसे को हम प्रोडक्शन के फैक्टर्स जो कि मैंने आपको बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइजेशन, इन सब में बांटते हैं। अब कैसे बांटते हैं इसको समझते हैं। जैसे लैंड यानी जो ज़मीन होगा उसका कोई ना कोई मालिक यानी लैंडलॉर्ड होगा, जिसको क्या होगा, रेंट देना होगा। अगर आप उस ज़मीन को ले रहे हैं तो आपको उसका रेंट देना होगा। जैसे कि लेबर को वेजेस यानी उसकी मजदूरी देना, जैसे कि कैपिटल को इंटरेस्ट देना, जैसे एंटरप्रेन्योर अब जो वो प्रॉफिट कमाएगा वो उसको देना। तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाती हैं। यानी यहाँ पर जो इनकम है उसको लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर में डिवाइड किया जा रहा है, एक तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो होप आप इतना समझ गए होंगे। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का हो सकता है। पहला होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन यानी पीडी, यानी जो हमारी नेशनल इनकम है उसको लोगों में सैलरी के तौर पर कैसे बांटना है, ये बेसिकली पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। वो हमारी पर्सनल इनकम जो हुई और जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसको पीडी यानी पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। दूसरा आता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कैसे हम इनकम यानी पैसे को प्रोडक्शन के फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं। इसको हम फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसी को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, इसके लिए एक बहुत ही फेमस थ्योरी लाई गई जिसको बोला गया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये थ्योरी क्लार्क्स, वॉल्सेस और विकसीट के द्वारा दिया गया था। अब इस थ्योरी को अगर हम शॉर्ट में समझें तो इसको हम पहली बात तो एमपीटी बोलेंगे। जहाँ भी मैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी आएगा वहाँ पे मैं एमपीटी बोलूँगा। तो जब भी मैं एमपीटी बोलूँ तो आप समझिएगा कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर हम शॉर्ट में समझें तो एमपीटी यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी हमको ये बताती है कि जो भी प्रोडक्शन का फैक्टर्स बढ़ेगा या घटेगा ये बेसिकली उस फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर होगा। अब लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि जो कंपटीशन है वो परफेक्ट होना चाहिए। अभी आप इसको समझ नहीं पाए होंगे तो इसको हम इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो इसको हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इस एग्जाम्पल को समझने के लिए आप सपोज कर लीजिए कि एक पेन है। एक पेन को कोई फैक्ट्री 10 रुपये पर यूनिट बनाती है, यानी एक पेन की कीमत कितनी है, 10 रुपये। और उस पेन को बनाने के लिए जो लेबर यानी जो फैक्टर हम इंक्लूड कर रहे हैं, जो मजदूर हम इंक्लूड कर रहे हैं, उसको 20 रुपये सैलरी देते हैं, यानी एक लेबर के 20 रुपये। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम दो लेबर्स को अपॉइंट करते हैं, यानी जब हम दो लेबर्स को बुलाते हैं तो वो दो लेबर मिलके 10 यूनिट पेन बनाते हैं। अब एक पेन की कीमत है 10 रुपये, टोटल बनाए आपने 10 पेन, तो ओवरऑल कितनी कीमत हो गई, 100 रुपये। यानी जो प्रोडक्ट का ओवरऑल प्राइस बना वो कितना बना, 100 रुपये, यानी वो क्या हुआ, उसका रेवेन्यू। अब अगर मान लीजिए आपने लेबर को 2 के बजाय 3, यानी आपने एक लेबर और बढ़ा दिया, तब हो गए 3 लेबर। जब ये 3 लेबर आए तो इन्होंने ओवरऑल मिलके 15 यूनिट प्रोडक्ट को बनाया, यानी अब कितने पेन बना दिए, 15 पेन। और एक पेन की कीमत कितनी थी, 10 रुपये, तो 15 पेन की कीमत कितनी हुई, 150। अब आप यहाँ पे अगर देखें तो दो लेबर जब एक प्रोडक्ट को बना रहे थे तो 100 रुपये का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, और जब 3 लेबर उसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो वहाँ पे 150 रुपये का रेवेन्यू जनरेट हुआ, यानी ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना हुआ, 50 रुपये का। फिर क्या किया गया, भाई फैक्ट्री वाले का दिमाग सनका, उसने कहा कि भाई एक लेबर और जोड़ो, ठीक। तो उसने क्या किया कि 3 की बजाय 4 लेबर कर दिए। अब जो 4 लेबर हैं वो मिलके ओवरऑल 18 यूनिट प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी 18 पेन बनाते हैं। अब यहाँ पे फिर वही बात आती है, जब एक यूनिट का 10 रुपये है तो 18 यूनिट का कितना होगा, 180 रुपीज़। अब अगर आप फिर से देखें, जब 3 लेबर थे तब कितने रुपए थे, 150। जब 4 लेबर हैं तब कितने रुपए हैं, 180। तो यानी अगर आप देखें तो कितना डिफरेंस आया, 30 रुपीज़ का। फिर भैया फैक्ट्री वाले का दिमाग और सनका, उसने कहा एक लेबर और अपॉइंट कर लेते हैं। उन्होंने 4 के बजाय 5 लेबर अपॉइंट कर लिए। अब 5 लेबर जब अपॉइंट किए तो उन्होंने ओवरऑल 20 यूनिट पेन को बनाया, यानी 20 पेन को बनाया। अब फिर बात आती है कि एक यूनिट का 10 रुपये मिलता है, तो 20 यूनिट का कितना हुआ, 10 इंटू 20, यानी 200 रुपये। तो अब आप फिर से देखिए, जब 4 लेबर थे तो वो 180 रुपये रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे। जब 5 लेबर आए
तब वो कितना रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, 200 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस कितना आया, 20 रुपये का। अब फिर भाई जो फैक्ट्री ओनर है उसका फिर दिमाग सनका, उसने कहा नहीं भैया अब तो हम 6 लेबर्स को अपॉइंट करेंगे। उसने क्या किया कि एक लेबर को और अपॉइंट कर दिया। अब 6 लेबर हो गए, 6 लेबर ने मिलकर तो ओवरऑल 21 यूनिट को पेन्स को बनाया। यानी आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि अभी तक 20 बन रहे थे, पर एक लेबर और अपॉइंट हुआ तो सिर्फ 1 यूनिट ही प्रोडक्ट बढ़ पाया। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो 6 लेबर ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, 21 इंटू 10 यानी 210 रुपये। इतना आपको समझ आ गया। अब 210 और 200 में कितना डिफरेंस है, 10 रुपये का। तो अब आप यही समझिए कि जब हमने 6 लेबर्स को अपॉइंट किया, उन्होंने टोटल पेन्स बनाए 21 यूनिट, ठीक है, उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया 210 रुपये का। लेकिन यहाँ पे जो 5 लेबर के टाइम जो रेवेन्यू था वो 200 रुपये था, जब 6 लेबर आए वो 210 रुपये हुआ। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू गैप है वो कितना बचा, 10 रुपये। यानी आपको कितना फ़ायदा मिला, 10 रुपये का। अब आप यही समझिए कि जब आपका रेवेन्यू, आप 10 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले रहे हैं और आपका जो लेबर का चार्ज है वो 20 रुपये है, ये तो वही बात हुई ना कि आपकी जेब में 10 रुपये हैं और आप 20 रुपये की बात कर रहे हैं, है ना। मतलब आप एक लेबर को अपॉइंट करना चाहते हैं, आप उसको 20 रुपये दे रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 20 रुपये है ही नहीं, आपके पास 10 रुपये हैं, तो आप कैसे देंगे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि लेबर्स को अपॉइंट करना रोक देंगे। यानी आप कब तक लेबर अपॉइंट कर रहे थे, जब तक 5 लेबर थे। जैसे ही वो लेबर 6 हुए, उसके बाद जो आपका रेवेन्यू है वो घट गया एक तरीके से, ठीक है। अब रेवेन्यू किसके कंपैरिजन में घट गया, लेबर की जो सैलरी थी, यानी जो लेबर के वेजेस थे उसके रिस्पेक्ट में जो रेवेन्यू है वो घट गया। यानी लेबर को चाहिए 20 रुपये, आपके पास जेब में 10 रुपये, तो आप कैसे किसी लेबर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फैक्टर है उसको रोक दिया जाता है। तो यही यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट में भी दिया है कि जब फैक्टर कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से कम हो जाती है, तब जो भी फैक्ट्री है वो प्रोडक्शन को रोक देती है। तो होप आप इस एग्जाम्पल को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से आप वीडियो को रिपीट करिए और एक बार कोशिश करिए कि आप इसको समझ जाए। तो अब इस थ्योरी के कुछ एजम्पशंस भी होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन के सभी फैक्टर्स एक जैसे होने चाहिए। अब क्योंकि जब प्रोडक्शन के फैक्टर्स एक जैसे हैं तो एक दूसरे में वो इंटरचेंज भी हो सकते हैं। जैसे जो कंपटीशन है वो परफेक्ट होना चाहिए। जैसे फैक्टर्स में एक मोबिलिटी यानी गतिशीलता होनी चाहिए। अब सबको एक बराबर एम्प्लॉयमेंट भी मिलना चाहिए। अगर एक लेबर को हम सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं, दूसरे लेबर को हम सैलरी कम दे रहे हैं, तो ये एक तरीके से क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन नहीं हुआ। अगला चीज़ है कि लॉन्ग रन में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, बट मैक्सिमम प्रॉफिट भी वहाँ पे होना चाहिए। अगला चीज़ ये है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी में हम कोई चेंज नहीं कर रहे होंगे। अगर मान लीजिए कि मैं जो प्रोडक्शन का फैक्टर है उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा हूँ, अब एक जगह पे मैंने जो मशीन लगाई है वो थोड़ी सी लो स्टैंडर्ड की है और दूसरी जगह पे जो मैंने एक मशीन का यूज़ किया है वो एक हाई स्टैंडर्ड की मशीन है। तो जो हाई स्टैंडर्ड है उसका आउटपुट ज़्यादा होगा, तो हम उसको लो से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फैक्टर है वो अलग अलग हो गया। और यहाँ पे लास्ट बट नॉट लीस्ट फैक्टर आता है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होना चाहिए। मतलब हर चीज़ पे गवर्नमेंट अगर रोक लगाने लगेगी तो वहाँ पे भी प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आने लगेगा। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी हैं, जैसे कि फैक्टर्स का जो प्राइस होगा यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो भी प्राइस होगा वो उस फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड करेगा और वो उसके इक्वल होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं, जैसे MPP यानी मार्जिनल प्रोडक्ट प्राइस। इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप इस टेबल में भी देख रहे होंगे कि जैसे ही लेबर 2 से 3 किए गए तो टोटल प्रोडक्ट की जो यूनिट है वो 10 से 15 हो गई, यानी 5 यूनिट प्रोडक्ट जो है वो बढ़ गया। उसी को हम उस प्रोडक्ट का MPP यानी मार्जिनल प्रोडक्ट प्राइस कहेंगे। दूसरा आता है VMP। VMP का मतलब क्या होता है ये भी आप जानते होंगे, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि जब हम 10 से 15 यूनिट की तरफ बढ़ते हैं तो MPP हमारा कितना आता है, 5 यूनिट, ठीक है। अब अगर हमको उस टाइम उसका VMP यानी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है तो सिंपली आपको क्या करना है कि जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट प्राइस है उसको आपको उसका जो एक्चुअल प्राइस है पर यूनिट उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख रहे होंगे कि प्रोडक्ट का पर यूनिट प्राइस कितना है, 10 रुपये। MPP कितना आया, 15। जब आपने 2 से 3 लेबर किए तो उस टाइम यूनिट में कितना चेंज आया, 10 से 15। तो उस टाइम जो आपका MPP आया वो कितना आया, 5। अब ये कैसे आया,
15 से 10 को सब्ट्रैक्ट करिए 5 आ जाएगा। तो MPP को आप उस टाइम प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 × 10, तो ओवरऑल आपका जो VMP आएगा वो कितना आएगा, 50 रुपीज़। अब इसके बाद तीसरा आता है MRP। अब इसको तो आपने अक्सर ही सुना होगा, हर चीज़ के पीछे टैग लाइन लिखा होता है MRP। MRP क्या होता है, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट, जिसके बारे में अक्सर आपने सुना भी होगा। तो MRP बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपका मार्जिनल प्रोडक्ट प्राइस होगा उसको मार्जिनल रिवेन्यू से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो आएगा वो क्या होगा, MRP, यानी मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट। फिर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्रोडक्शन का फैक्टर्स यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो प्राइस होगा वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड करेगा। मैंने आपको ये पहले भी बता दिया है। दूसरा पॉइंट आता है कि फैक्टर्स का यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो भी प्राइस होगा वो हमेशा उस फैक्टर के MRP के इक्वल होगा। तीसरा आता है कि जो भी फैक्टर का प्राइस होगा वो एवरेज प्रोडक्ट और उसके मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को कैसे देखा जाता है। इसको हम इस ग्राफ की मदद से समझते हैं। तो अगर आप इस ग्राफ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में आपको फैक्टर यूनिट देखने को मिलेगा और वाई एक्सिस पर आपको रिवेन्यू प्रोडक्ट या फैक्टर प्राइस दिया गया है। अब जैसे जैसे फैक्टर यूनिट बढ़ रहा है वैसे वैसे रिवेन्यू प्रोडक्ट बढ़ रहा है और वैसे वैसे ही आपका जो फैक्टर का प्राइस है वो भी बढ़ रहा है। बट एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी इस पॉइंट पर MRP यानी आपका मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट और ARP यानी आपका एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्ट सेम होगा और इसी पॉइंट पे मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट और एवरेज फैक्टर कॉस्ट भी सेम होगा और इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद फैक्टर पर लगने वाला जो रिवेन्यू है वो कम हो जाएगा और फैक्टर का जो प्राइस है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में प्रोडक्शन जो है वो बंद हो जाएगा। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहें तो यहाँ पर आपको 2 ग्राफ दिख रहा है। अब जहाँ पे ये ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। उस पॉइंट पे आपका जो रिवेन्यू प्रोडक्ट है और जो आपका फैक्टर कॉस्ट है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब जब आप ग्राफ में आगे बढ़ेंगे तो जो आपका रिवेन्यू वाला कर्व है वो नीचे जा रहा है और जो फैक्टर वाला कर्व है वो ऊपर जा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो फैक्टर में लगने वाली कॉस्ट है वो ज़्यादा है, मतलब आप 100 रुपये दे के एक लेबर को अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन आप जो रिवेन्यू कमा रहे हैं वो 80 रुपये का है। तो जब आपकी जेब में 80 रुपये है तो आप 100 रुपये का लेबर कैसे अपॉइंट कर सकते हैं। तो उस केस में आप जो प्रोडक्शन में फैक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं उसको रोक देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ रही आपकी परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए अगर आप इस ग्राफ में देखें तो यहाँ ग्राफ में एक्स एक्सिस पे जैसे कि मैंने आपको बताया फैक्टर यूनिट दिया है और वाई एक्सिस पे आपको फैक्टर प्राइस या रिवेन्यू प्रोडक्ट दिया है। तो अब अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो AFC है, AFC मतलब क्या है, आपका एवरेज फैक्टर कॉस्ट, और जो भी आपका ARP है यानी एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्ट, और जो भी आपका MRP है यानी मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे आपको Q दिख रहा है। अब जब आप पॉइंट Q के बाहर जाएंगे तो जैसे जैसे आप पॉइंट Q के बाहर जाएंगे आप देखेंगे कि जो फैक्टर का कॉस्ट है वो रिवेन्यू के कॉस्ट से ज़्यादा होता जा रहा है, यानी जो MFC है और जो AFC है ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपके MRP और ARP से ज़्यादा हो रहा है। मतलब आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसके बाद आपका जो फैक्टर कॉस्ट है वो रिवेन्यू प्रोडक्ट से ज़्यादा है। तो जब भी आपका फैक्टर का कॉस्ट यानी जो लेबर का चार्जेस है या जो वेजेस हैं वो जब भी आपका जो रिवेन्यू है यानी जो आपका मुनाफा है उससे ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि आप उस फैक्टर को इंक्लूड नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आपकी जेब में अगर 10 रुपये हैं तो आप 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे आ जाती है। बट इम्परफेक्ट कंपटीशन में आपको देखने को क्या मिलता है कि जैसे कि आप परफेक्ट कंपटीशन में देखते हैं तो यहाँ पे सारी जो भी जितने भी चाहे MFC हो, चाहे AFC हो, चाहे ARP हो, चाहे MRP हो, ये सभी पॉइंट Q पर यानी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कट कर रहे हैं। बट अगर हम इन परफेक्ट कंपटीशन के ग्राफ में देखें तो यहाँ पे पॉइंट Q पर आपको सिर्फ MFC और MRP और ARP ये तीनों ही कर्व्स काटते हुए दिखेंगे। मतलब यहाँ पे AFC का कोई रोल नहीं है और यहाँ पे AFC जो है वो MFC से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है।
तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सभी पॉइंट्स कॉमन नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पे जो एवरेज फैक्टर कॉस्ट है, जो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट है, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो ये रहा कुछ इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। तो बच्चों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल।